हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 6 विज्ञान विषय का एक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। अब ये जो भोजन के घटक कौन कौन से इसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। अब उसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप में हमें क्या करना है कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों में जो भोजन है उनका प्रसिद्ध भोजन कौन कौन सा है, उस प्रसिद्ध भोजन को हमने एक सारणी के द्वारा अंकित किया है। इस सारणी के द्वारा हम इस भोजन को समझने वाले हैं। जैसे हमने क्षेत्र या जो राज्य है उसका नाम लिखा है, फिर अन्न का व्यंजन लिखा है, दाल का व्यंजन लिखा है, सब्जियां लिखी है और अन्य व्यंजन लिख दिए हैं। तो सबसे पहले बात आती है पंजाब की। तो जो पंजाब है उसमें अन्न का व्यंजन यानी मक्के की रोटी प्रसिद्ध है। तो मक्के की रोटी वहाँ पर खाई जाती है। दाल में जो होती है वो राजमा बनता है दाल के रूप में, और सब्जियों के रूप में वहाँ जो प्रसिद्ध सब्जी है वो सरसों का साग है, वो प्रसिद्ध सब्जी है। इसी प्रकार अन्य व्यंजन में जैसे दही है और जो घी है वो वहाँ पर खाया जाता है। इसी प्रकार बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो वहाँ अन्न का व्यंजन है चावल। तो चावल जो है वो प्रमुख रूप से वहाँ पर खाया जाता है। इसी प्रकार बात आती है दाल के व्यंजन की। तो वहाँ पर जो दाल है वो अरहर की दाल और रसम और चारू की दाल वहाँ की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सब्जी जो है वहाँ पे कंदरू की जो सब्जी है वो प्रमुख रूप से खाई जाती है। और अन्य व्यंजन में जैसे मट्ठा है, घी है और अचार है, वो वहाँ पे प्रमुख रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है उनमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है उनमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे घर में भोजन बनता है, जो हमारे घर में भोजन बनता है, इस भोजन में हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो है वो तैयार करते हैं। इन व्यंजनों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है वो देखने को मिलते हैं या उपस्थित होते हैं, जिससे हमें हमारे शरीर को संपूर्ण जो पोषण है वो प्राप्त जो है वो होता है। और इनमें से कुछ घटक हैं वो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, जिससे हमारी जैविक क्रियाएं हैं वो क्या होती है, संपन्न होती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि भोजन में प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व है, तो भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है कौन कौन से उपस्थित होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो भोजन है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसके बारे में हमने संतुलित भोजन जो है उसमें पढ़ा था। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा है, प्रोटीन, खनिज लवण, रुक्षांश या हम बोल सकते हैं आहारी रेशे, जल है, वो सब इसके अंदर उपस्थित होता है। यानी जिस भोजन में उपस्थित है वो संतुलित भोजन कहलाता है। तो कुछ प्रमुख पोषक तत्व है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ एंजाइम है वो भी सूक्ष्म मात्रा में भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब हम उसके बाद में
जो हमारे भोजन के जो प्रमुख घटक होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद में आता है वसा और प्रोटीन। ये प्रमुख पोषक तत्व है भोजन के रूप में हमारे शरीर में, और शरीर की जो वृद्धि और विकास है उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले होते हैं और शरीर को रोगों से सुरक्षित रखने वाले होते हैं। अब हम आगे जो अगला हमारा इसमें टॉपिक होगा वो होगा कि ये जो पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों का परीक्षण हम प्रयोगशाला में किस प्रकार कर सकते हैं और हमें कैसे मालूम होगा कि फलाना जो भी पदार्थ है उसके अंदर ये पोषक तत्व है उपस्थित हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें हमें कुछ रसायनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें आयोडीन जो है, आयोडीन उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट, जिसको हम सामान्यतः नीला होता है वो कहते हैं, और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट या इसको हम कास्टिक नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता, और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अगर हमारे पास ये कुछ विलयन हैं तो हम भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का आसानी से परीक्षण किया जा सकता है या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक परखनली लेनी होती है। ये हमारे पास एक कांच से निर्मित परखनली है, परख नली। इस परख नली में हमें क्या डालनी है, कुछ मात्रा में लार की बूंदें डाल लेनी है। लार की बूंदें इस परख नली के अंदर डाल ली जाती है और इस परख नली में ऊपर से आयोडीन, जिसका आई प्रतीक होता है आयोडीन, आयोडीन की कुछ बूंदें यानी कम से कम 4 या 5 बूंदें हैं वो इसके अंतर्गत डाल ली जाती है। तो डालने के पश्चात हम देखते हैं कि ये जो विलयन है उसका रंग नीला या काला हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला या काला। तो हम बता सकते हैं कि जो लार जो होती है उसके अंदर क्या उपस्थित है, स्टार्च, स्टार्च या हम बोल सकते हैं मंड। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च या मंड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने लार के अंदर आयोडीन इस परखनली के अंदर डाली तो जो विलयन, लार का विलयन था वो यदि नीला या काला हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि लार के अंदर क्या उपस्थित है, स्टार्च या मंड उपस्थित होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। और हमें पता है कि हमारी जो लार होती है उस लार में स्टार्च होता है, स्टार्च या मंड होता है। लार में स्टार्च या मंड होता है जिसके द्वारा हम इसका परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन की उपस्थिति में आसानी से कर सकते हैं। अब अगला जो आता है वो आता है प्रोटीन का परीक्षण। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन का परीक्षण है वो हम प्रयोगशाला में किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक परखनली की आवश्यकता होती है और कुछ बेसन है उसकी भी आवश्यकता होती है, और कॉपर सल्फेट और ये जो कास्टिक सोडा होता है उसकी आवश्यकता होती है, कास्टिक सोडा।
अब हम इसका परीक्षण प्रयोगशाला में किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बेसन लेना है, कुछ मात्रा में बेसन लेना है। इस बेसन में क्या घोल लेना है, जल घोल लेना है, और जल घोल के इसका क्या बना देना है, पेस्ट बना देना है। बेसन लेकर जल डालकर उसका हम क्या बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। अब ये जो पेस्ट होता है, इस पेस्ट को हम एक परख नली के अंदर डाल देते हैं। अंदर क्या है, परख नली। इस परख नली में हम बेसन का पेस्ट डाल देते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इस परख नली में ऊपर से कम 2 या 3 बूंदे किसकी डालते हैं, कॉपर सल्फेट की 2 या 3 बूंदे डाल देते हैं। और कम से कम 9 या 10 बूंदे किसकी डालते हैं, कास्टिक सोडा। 9 या 10 बूंदे कास्टिक सोडे का जो विलयन होता है उसकी इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये जो बेसन के अंदर जो कास्टिक सोडा और जो कॉपर सल्फेट है वो घुलता है। तो ये जो विलयन है, इस विलयन का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। तो हम इस परीक्षण के आधार पर ये बता सकते हैं कि जब बेसन के घोल में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाला जाता है तो कुछ समय पश्चात ये जो बेसन का पेस्ट था उसका कलर क्या हो गया, बैंगनी हो गया। तो हम ये बता सकते हैं कि बेसन के अंदर क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। तो इस प्रकार हम प्रोटीन का आसानी से परीक्षण जो है वो कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, वसा का परीक्षण। अब हम वसा का परीक्षण किस प्रकार करते हैं। वसा के परीक्षण में हम देखते हैं, तो अगला जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो आता है वसा परीक्षण। तो वसा जो परीक्षण है इसमें हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, अब इन खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, एक कागज में लपेट लेते हैं, कागज में लपेट लेते हैं। खाद्य पदार्थों को एक कागज में लपेट लिया जाता है और लपेटकर इसे किसी ठोस वस्तु से प्रहार करते हैं। किसी ठोस वस्तु से प्रहार करते हैं। इसके ऊपर ठोस वस्तु से क्या किया जाता है, प्रहार किया जाता है। फिर कागज का जो फोल्ड है उसको खोल लेते हैं तो हम देखते हैं कि कागज जो है वो क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। फिर जब हम इस कागज के द्वारा देखते हैं तो हमें क्या धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है। तो हम इस प्रयोग के आधार पर ये बता सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हमने लिया है, खासकर जो तेल है या जो घी है, उस घी में क्या है, वसा उपस्थित होती है। या हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो कागज का एक टुकड़ा लेते हैं, इस टुकड़े के ऊपर तेल की बूंद डालते हैं तो जहाँ पे तेल की बूंद डाली गई है वहाँ वाला भाग क्या हो जाता है, चिकना, और इससे धुंधला दिखाई देता है। तो हम बता सकते हैं कि तेल में क्या है, वसा उपस्थित होती है। तो इस प्रकार हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन है उसके परीक्षण किए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषक जो हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो पोषक तत्व है विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जैसे
सबसे पहले हम लेंगे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। उसके बाद में इसमें हम लेंगे मंड, प्रोटीन या वसा। मंड, प्रोटीन या वसा। हम इसकी उपस्थिति चेक करने वाले हैं कि किस किस में वंड है, किस किस में वसा है और किस किस में ये जो प्रोटीन है वो उपस्थित हो सकता है। इसकी उपस्थिति हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम जो खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं वो लेते हैं कच्चा आलू, कच्चा आलू। उसके बाद में हम देखते हैं दूध। उसके बाद में हम मूंगफली, मूंगफली। उसके बाद में हम लिख सकते हैं चावल जो है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सूखा जो नारियल होता है, नारियल के रूप में भी हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। फिर एक जैसे दाल जो है, दाल के रूप में भी हम देख सकते हैं। अंडा है, अंडे का भी हम आसानी से परीक्षण जो है वो कर सकते हैं। फिर जैसे सब्जी का टुकड़ा है, सब्जी का टुकड़ा, तो इसके द्वारा भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से पदार्थ हैं, इनकी उपस्थिति हो सकती है। जैसे कच्चा आलू, जो आलू होता है, अब जैसे हम आलू को काट कर किसी पात्र में रखते हैं तो पात्र का जो जल है वो जल क्या हो जाता है, उसका कलर सफ़ेद जैसा कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये यदि सफ़ेद हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इस पात्र के अंदर या आलू है उसके अंदर क्या उपस्थित है, मंड या स्टार्च उपस्थित है और प्रोटीन और वसा अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार जो दूध होता है, अब इस दुग्ध जो होता है उसमें स्टार्च अनुपस्थित होती है, प्रोटीन उपस्थित होती है और वसा भी क्या होती है, उपस्थित होती है। फिर हम लेते हैं मूंगफली। मूंगफली होती है, उसमें स्टार्च अनुपस्थित है या मंड अनुपस्थित है, प्रोटीन होता है और वसा यानी वो चिकना तेल जैसा पदार्थ देती है, इसलिए वसा भी इसके अंदर पाई जा सकती है। फिर जो चावल है, तो चावल जो अनाज की श्रेणी में आता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च या मंड उपस्थित होता है, प्रोटीन नहीं होता है और वसा भी अनुपस्थित होती है। नारियल जो होता है, तो नारियल चिकना होता है, तेल निकलता है, तो इसमें वसा उपस्थित है, प्रोटीन अनुपस्थित और मंड भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। फिर बात आती है दाल की, तो दाल में क्या उपस्थित हो सकता है, मंड अनुपस्थित है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में उपस्थित होती है। इसी प्रकार जो अंडा होता है, तो अंडे में क्या उपस्थित होती है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होती है जो अंडे में उपस्थित होती है। तो हम लिख सकते हैं और वसा यानी वो चिकनापन भी उसके अंदर है, तो कुछ मात्रा में वसा भी होती है और इसमें स्टार्च अनुपस्थित होता है। फिर आती है सब्जी का टुकड़ा। कोई भी सब्जी का टुकड़ा है, तो सब्जी जैसे हम खासकर कई सब्जियां हैं उसको यदि एक सब्जी के रूप में लेते हैं, तो यानी वे सब्जियां जिनको जल के अंदर घोलते हैं, तो यदि जल का कलर कुछ परिवर्तित हो जाए तो उसके अंदर हो सकता है मंड उपस्थित हो, तो मंड भी उपस्थित हो सकता है। सब्जी विभिन्न वैरायटी की होती है उसके अकॉर्डिंग। और प्रोटीन, तो प्रोटीन अनुपस्थित होता है और वसा भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं उसको हमने एक सारणी के माध्यम से समझा है। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में देखा कि हमारे जो पोषक हैं, भोजन के कौन कौन से घटक है, विभिन्न जो पोषक के घटक वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, तथा हमने देखा कि जो विभिन्न पोषक है उनका हम प्रयोगशाला में परीक्षण है वो किस प्रकार कर सकते हैं
और विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं वो हमने सारणी के माध्यम से अच्छे से समझा।